डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ईरान की शांति वार्ता विफल। ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बिना डील पाकिस्तान से रवाना। ईरान ने कहा अमेरिका की शर्तें ज्यादा सख्त थी, तो वहीं ट्रंप बोले समझौता हो या नहीं, अमेरिका की जीत तय। पीएम मोदी बंगाल चुनाव में फिर भरेंगे हुंकार। आज सिलीगुड़ी में एक विशाल विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। इससे पहले शनिवार को पूर्व वर्धमान और मुर्शिदाबाद में चुनावी रैलियों को संबोधित कर दिया दावा। बंगाल की जनता टीएमसी का अहंकार चकनाचूर करेगी, कमीशन भ्रष्टाचार की व्यवस्था खत्म करेंगे। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा, बस और पिकअप वैन की भिड़ंत में 13 की मौत, 32 घायल। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान। सिंगर आशा भोसले की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। ज्यादा थकान और छाती के इन्फेक्शन से बिगड़ी तबीयत, पोती जनाई ने दी हेल्थ अपडेट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां अमेरिका ईरान की शांति वार्ता विफल। ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा। जेडी वैंस बोले ये तेहरान के लिए बुरी खबर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिना डील पाकिस्तान से रवाना। ईरान ने कहा अमेरिका की शर्तें ज्यादा सख्त थी। ट्रंप बोले समझौता हो या नहीं, अमेरिका की जीत तय। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। यह 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली। वैंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया कि इस्लामाबाद में 21 घंटे चली वार्ता विफल हो गई है, क्योंकि कोई समझौता नहीं हो सका। उन्होंने इसे अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर बताया। देश लौटने से पहले वैंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने कहा कि समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना किसी डील के ही नहीं लौट रहा है। वैंस ने कहा कि अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वह ईरान ने भी कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ हुई बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थी। इस वजह से समझौते का रास्ता नहीं निकल पाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि हमले इसलिए किए गए क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तुफाहा इलाके में हुए हमलों में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत पर कहा कि चाहे समझौता हो या ना हो, अमेरिका हर हाल में जीतेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा जो भी हो, जीत हमारी ही होगी। ट्रंप ने कहा कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच गहरी बातचीत चल रही है और आने वाले समय में इसका नतीजा सामने आएगा। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता कि ईरान समझौता करता है या नहीं। इसके अलावा ट्रंप ने चीन को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उनके इस बयान से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका है। Why do you say that? You don't know anything. Who are you with? Let me just tell you, we win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement.
And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नेपाल वन के मैनेजिंग एडिटर प्रसून शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून, जैसा कि अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे बातचीत चली है मगर कोई नतीजा नहीं निकला है, वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिना डील किए ही निकल गए हैं। जी, आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा संशय था कि किन शर्तों के कारण यह पूरी वार्ता डीरेल हुई, तो आपको बता दें कि इसमें जो वेंस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम बंद करने के नहीं कारण से यह समझौता रद्द हुआ। उसके अलावा भी कई और पॉइंट्स हैं, जैसे इन्होंने केवल परमाणु कार्यक्रम को रोकने की बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि आप कोई मिसाइल भी इस तरह की नहीं बनाएंगे, आप इस तरह की मिसाइल भी नहीं बनाएंगे जिससे लंबी दूरी की मिसाइलें हों, और आप अपने जो आपकी रक्षा वाले हथियार हैं, जो आप अपनी सुरक्षा करते हैं, उनको भी आप आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा था कि इन्होंने प्रॉक्सी समूहों को, प्रॉक्सी ग्रुप्स को सहायता बंद करने के लिए तुरंत बोला, जबकि ईरान कह रहा था कि आप लेबनान में तुरंत युद्ध विराम घोषित करिए। प्रॉक्सी समूह असल में अमेरिका के विरोधी हैं, आतंकवादी गतिविधियों को लगातार चलाते हैं, और अब सबसे बड़ा खतरा ट्रंप के लिए खुद है। तो ट्रंप या अमेरिका कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के प्रॉक्सी समूहों को जरा भी कोई शह दे। उसके अलावा बात की जाए परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की, तो उसका कड़ाई से पालन चाहता था अमेरिका, जबकि ईरान चाहता था कि अरबों डॉलर का जो फ्रिज फंड है उसको तुरंत वापस हो। हार्मुज की बात की जाए तो हार्मुज स्ट्रेट को बिना शर्त खोलने की अमेरिका ने शर्त रखी, जबकि ईरानी रुख था कि सैन्य उपस्थिति की निगरानी का हक केवल ईरान के पास है, और वो जो भी चार्ज करेगा युद्ध में नुकसान की भरपाई के लिए उसको अमेरिका को मानना होगा। ये ऐसी शर्तें थी जो अमेरिका को असहज करती रही, और अमेरिका के लिए यह बहुत मुश्किल था कि वह इन शर्तों को अगर स्वीकार करता तो पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत होती। दूसरी तरफ बात की जाए कि इजराइल की, एक बड़ा पक्ष इजराइल है जो इस पूरे वार्ता से गायब था, जिसके कारण पहले से ही कयास लग रहे थे कि इस समझौते में बिना इजराइल को शामिल किए हुए कोई नतीजा नहीं निकलना है। इजराइल ने साफ कह दिया था कि वह इन प्रॉक्सी गुटों में, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती है, इन पे कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगा, इन पे हमला जारी रखेगा। ऐसे में यह वार्ता टूटनी थी और टूटी ही। लेकिन असल में जो ईरान को सबसे बड़ा खतरा था कि ईरान जानता था कि अमेरिका संधि वार्ता के नाम पर कुछ दिनों की रियायत लेना चाह रहा है ताकि वह और जोरदार हमले कर सके। जैसा अमेरिका ने कहा भी कि हार्मुज स्ट्रेट में जो माइंस बिछाई गई थी उनको हमने हटाने का काम शुरू कर दिया है, और जल्द ही पूरी माइंस हटा दी जाएगी। ठीक है प्रसून, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे, जहां पीएम मोदी का बंगाल चुनाव में हुंकार। आज पीएम मोदी की सिलीगुड़ी में रैली, सिलीगुड़ी में एक विशाल विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को पूर्व वर्धमान और मुर्शिदाबाद में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम बोले, बंगाल की जनता टीएमसी का अहंकार चकनाचूर करेगी। पीएम ने कहा, बंगाल बदलाव के लिए तैयार। पीएम बोले, कमीशन भ्रष्टाचार की व्यवस्था खत्म करेंगे। मोदी बोले, ममता सरकार के 15 साल का पूरा हिसाब होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक विशाल विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इस महीने के अंत में होने वाले 2 चरणों के विधानसभा चुनाव के लिए यह जनसभा बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस सभा में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। भाजपा इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यह बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में 3 बड़ी चुनावी रैलियां की थी। इन कार्यक्रमों के बाद शनिवार शाम को उन्होंने सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा में एक भव्य रोड शो किया। जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़कों से गुजरा तो हजारों लोग कतारों में खड़े हो गए। लोगों ने उत्साह के साथ मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ही पूर्व वर्धमान जिले के कठवा और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम ने पूर्व वर्धमान में कहा कि बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को हटा के भरोसे में बदलने की है। मुर्शिदाबाद में मोदी ने कहा, आजादी के बाद से बंगाल को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो गया है। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेस का और अंत में वामपंथियों का अहंकार भी चकनाचूर हो गया है। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से बंगाल को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो गया है। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेस का और अंत में वामपंथियों का अहंकार चकनाचूर हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर राज्य में कट मनी कमीशन और भ्रष्टाचार की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे युवाओं को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार के 15 साल का पूरा हिसाब होगा। बीजेपी के राज्य में सचिवालय तक भयमुक्त और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और सिंडिकेट की हर जगह काम के लिए पारदर्शी प्रोसेस बनाया जाएगा। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में मैंने जो आपको 6 गारंटियां दी है, उन्हें लागू करने का रोड मैप है। मैं बंगाल बीजेपी के मेरे सभी साथियों को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को हटा करके भरोसे में बदलने की है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से आए 331 हिंदू परिवारों और थारू जनजाति के परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया। 7 दशकों से इंतजार कर रहे विस्थापित बांग्लादेशी हिंदू परिवारों को मालिकाना हक का स्वप्न पूरा कराया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान एक सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा और शास्त्र कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानार्थे हिते हितम। सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा सुखी रहे और शासन का कल्याण उसमें है, जिस शासन में राज्य की जनता का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षित रहे इन परिवारों को अब उनका हक मिला है, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। हमारी परंपरा कहती है, हमारा शास्त्र कहता है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम। यानी सच्चा शासन कौन है? जहां प्रजा सुखी रहे और शासन का कल्याण किसमें है? जिसमें राज्य की जनता का कल्याण हो। यानी शासन की खुशी का आधार उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा का पूर्ण होना नहीं, कि जनता जनार्दन की खुशी जब हो वही शासन की खुशी का आधार होना चाहिए। और शासन का कल्याण भी तभी है जब वह जनता का कल्याण करे।
ये शास्त्र का वचन है। अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार गाजियाबाद अब एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और एरोसिटी प्रोजेक्ट न केवल इस शहर की पहचान बदलने जा रहा है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। इसके साथ ही यह क्षेत्र इतने बड़े स्तर के इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट मॉडल का हिस्सा बनेगा, जिससे गाजियाबाद प्रदेश का बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। इसके साथ ही यहाँ लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है बिहार से, जहां बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप वैन की भिड़ंत में 13 की मौत, 32 घायल। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम सीएम ने 2-2 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। बिहार के कटिहार में हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर शोक जताया है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं बिहार के कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 31 पर शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बांसगड़ा चौक के पास बस और पिकअप वैन की सीधे भिड़ंत में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और घायलों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में अधिकतर पूर्णिया जिले के रानीपत्रा और डगरुआ क्षेत्र के रहने वाले हैं। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल 32 से अधिक लोगों को पूर्णिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जीएमसीएच में फिलहाल 32 घायलों का उपचार जारी है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर भरत कुमार ने बताया कि मेडिकल टीम घायलों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, ऐसे में हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां धर्मनगरी वृंदावन के केसी घाट पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा नाव हादसा हो गया, जिसमें अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में पंजाब के लुधियाना का एक ही परिवार शामिल है, जिसने अपने 7 सदस्यों को खो दिया है। शनिवार को दूसरे दिन भी सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता 4 लोगों की तलाश में जुटी हैं। शनिवार दोपहर एक और शव और मिला है। इस तरह 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जांच में सामने आया है कि नाविक पप्पू निषाद ने किसी भी श्रद्धालु को लाइफ जैकेट नहीं दी थी। हादसे के बाद नाविक मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने रात 9 बजे हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच के अनुसार नाव की क्षमता कम थी, लेकिन सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। सभी श्रद्धालु लुधियाना की श्री बांके बिहारी क्लब की ओर से आयोजित 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। स्थानीय गोताखोरों की मदद के लिए गाजियाबाद से भी एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटे हैं। साथ ही मथुरा छावनी से भी मदद मांगी गई है। अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों ने बचाव कार्य और तेज कर दिया है। और अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र के कतवारूपुर की बताई जा रही है। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह को पहले से ही जान का खतरा था। घटना के दौरान बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे और अधिवक्ता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की गतिविधियां भी कैद हुई हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि वारदात के बाद बदमाशों की बाइक तुरंत स्टार्ट नहीं हो रही थी, जैसे कुछ देर तक वे मौके पर ही जूझते नजर आए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आशा भोसले की तबीयत बिगड़ी। सिंगर आशा भोसले अस्पताल में भर्ती। ज्यादा थकान और छाती के इन्फेक्शन से बिगड़ी तबीयत। पोती जनाई ने दी हेल्थ अपडेट।
बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें ज्यादा थकान और छाती में इन्फेक्शन की शिकायत है। पहले जानकारी आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। हालांकि उनकी पोती जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर बताया कि मेरी दादी आशा भोसले बहुत ज्यादा थकान और छाती के इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती है। उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। हम आपको जल्द ही अच्छी खबर देंगे। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और महान गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन है। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी थी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। मनोज, आशा भोसले की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जैसे बताया जा रहा है कि उन्हें छाती में इन्फेक्शन हो गया है और थकान की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ अंकिता, मशहूर और दिग्गज गायिका आशा भोसले को कल रात अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सीने में संक्रमण और चेस्ट इन्फेक्शन और अत्यधिक थकान के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि पहले कुछ खबरों में कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों में जुड़ी समस्या की बात सामने आई थी, लेकिन उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर एक अपडेट दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी लिखा है कि मेरी दादी आशा भोसले को अत्यधिक थकान और चेस्ट इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें। आशा भोसले का इलाज अब जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम नजर रखी है। अंकिता, ठीक है मनोज, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।